जय हिंद एवरीवन। आप सबका अनिल नरूला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से आज हम स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर को डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पे पहले ऑर्गन्स की बात कर लें तो हमारे पास 3 ऑर्गन्स होते हैं। नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव एंड नंबर 3 इज द जुडिशरी। अगर हम लेजिस्लेचर की बात कर लें तो सेंट्रल लेवल पे हमारे पास पार्लियामेंट आती है एंड स्टेट लेवल पर हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगा। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव की बात कर लें तो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, जिसमें आपको पता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल आते हैं। एंड इसी तरीके से स्टेट एग्जीक्यूटिव में अगर हम बात कर लें तो जैसे वहां पर प्रेसिडेंट है तो यहां पर गवर्नर आ गए। उसके बाद यहां पर देयर इज नो पोस्ट ऑफ वाइस गवर्नर। जैसे वहां पर प्राइम मिनिस्टर है, यहां पर चीफ मिनिस्टर आ गए। चीफ मिनिस्टर के नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गए एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नीचे हमारे पास एडवोकेट जनरल आ जाता है। वही अगर हम जुडिशरी की बात कर लें तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट एंड हमारे पास हाई कोर्ट्स यहां पर आ जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर। एट प्रेजेंट आप सबको पता है टोटल 28 स्टेट्स हैं हमारे पास और 8 यूटीज हैं। एंड उन 8 यूटीज में से भी 3 यूटी ऐसी हैं जहां पर लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर मतलब वहां पर विधानसभा है। विधानसभा है मतलब वहां पर मुख्यमंत्री आएंगे। जैसे अभी आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में यहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री आते हैं उमर अब्दुल्ला जी। तो अगर हम बात कर ले अब स्टेट लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर की, तो आपने सबसे इनिशियल आपने पॉलिटी के सेशंस में यहाँ पे आपने पढ़ा होगा बाइकैमरल स्ट्रक्चर एंड यूनिकैमरल स्ट्रक्चर। बाइकैमरल नाम से पता लग रहा है 2 हाउसेस होंगे, जैसे लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस है। इसी तरीके से स्टेट में 6 स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर विधानसभा के साथ विधान परिषद भी आती है, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है ना। जम्मू कश्मीर में पहले थी, बट अब देखते हैं कि 5 अगस्त 2019 को 370D ऑपरेशनलाइज हो जाता है एंड उसके बाद वहां पर से लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश हो जाती है। एंड उसी तरीके से अगर हम 8 यूटीज की बात कर लें तो 8 यूटीज में 3 यूटी ऐसी हैं जहां पर विधानसभा है। विधानसभा है तो मतलब वहां पर मुख्यमंत्री है। जैसे हम देखते हैं कि दिल्ली, एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, जिसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। जैसे देखते हैं यहाँ पे आतिशी जी जो कि वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं, पहले अरविंद केजरीवाल जी थे। उसके बाद नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो पुडुचेरी आ गया एंड नंबर 3 अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर आ गया। ये 3 ऐसी यूटी हैं 8 में से जहां पर आपके पास विधानसभा है। विधानसभा होगी तो वहां पर मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री होंगे तो वो किसकी हेल्प से काम करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प से आपको यहाँ पे सरकार को चलाएंगे। एंड 28 स्टेट्स तो हैं ही ऐसे टोटल जहां पर विधानसभा तो होगी ही होगी, क्योंकि वहां पे मुख्यमंत्री। एंड उसके बाद अगर हम बात करें 6 स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर हमारे पास विधान परिषद भी है। विधान परिषद क्रिएट करने का क्या प्रोसीजर है, किसके पास पावर है, संविधान क्या कहता है, डिस्कस हम करेंगे। नाउ इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 लेवल्स। हमने कहा कि लेजिस्लेटिव यहाँ पे 2 लेवल हो गए। यूनियन लेवल पर हमारे पास पार्लियामेंट हो गई, स्टेट लेवल पर हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर आ गया। डन। बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी टू मेक लॉज विद इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन। जैसे अपने 7th शेड्यूल में 3 तरह के लिस्ट पड़ी होंगी यहाँ पे, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है? जिसके ऊपर भाई सेंटर ही लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट का मतलब क्या है? जिसके ऊपर राज्य सरकार ही लॉ बना सकती है, स्टेट ही बना सकती है। कंकरेंट का मतलब क्या है? कंकरेंट इंग्लिश वर्ड, दोनों इकट्ठे बना सकते हैं। बट अगर दोनों के बीच में अगर हम बात करें कि यहाँ पे अपर एंड पे कौन रहेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हरदम अपर एंड पे रहेगी। तो पार्ट 5 जो है, अगर इनिशियली आपने पार्ट्स पढ़े थे सारे, पार्ट 5 यूनियन से डील कर रहा है और पार्ट 6 स्टेट से डील कर रहा है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट कितने हैं हमारे पास? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। अगर हम स्टार्टिंग की बात कर लें, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की बात कर लें 1 नवंबर की, तो उस टाइम पर हमारे पास कितने स्टेट्स थे? तो 14 स्टेट्स थे और 6 यूटीज थी, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई यहाँ और 2 प्लस यहाँ करना है आपको। तो यहाँ पर एट प्रेजेंट 28 और 8 का स्ट्रक्चर है। नाउ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका यहाँ पर क्या पावर्स हैं और क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहला काम तो लॉ मेकिंग फंक्शन। सबसे प्राइमरी फंक्शन जो है यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर का,
क्या है कि यूनियन की तरह लॉ बनाना। हमें पता है 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? द वन हु इज इन्वॉल्व इनटू लॉ मेकिंग, जो लॉ बनाने में इन्वॉल्व है। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स मतलब वो जो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। नंबर 3 ऑर्गन क्या है? जुडिशरी। जुडिशरी मतलब कि जो उसके ऊपर चेक्स और बैलेंस रख रही है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को यहाँ पर चेक कर रही है। सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हैं ऑलमोस्ट। नाउ अगर लेजिस्लेचर लॉ ही नहीं बनाएगा तो एग्जीक्यूटिव क्या इंप्लीमेंट करेंगे? दैट मींस सबसे प्राइमरी भी अगर तीनों ऑर्गन्स में बात कर लें तो हमारे पास लेजिस्लेचर आ गया जो लॉ बना रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है? लॉ मेकिंग फंक्शंस। द स्टेट लेजिस्लेचर इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। हमने पढ़ा था 7 शेड्यूल में 3 तरह की आपके पास लिस्ट आती हैं, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। तो स्टेट पे तो बनाएगा ही, इसके अलावा कंकरेंट पे बना सकता है। बट पार्लियामेंट and the legislative assemblies have the right to make on the laws on the subjects mentioned in the concurrent list, but in case of contradiction, मैंने आपको बताया अगर दोनों में contradiction हो गई, यूनियन और स्टेट में, तो जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो यहां पे सेंटर हरदम स्ट्रांग रहेगा। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल पावर्स। अब जब आपने पार्लियामेंट में बिल्स पढ़े होंगे, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फिनांस बिल कैटेगरी 1, फिनांस बिल कैटेगरी 2। मनी बिल अगर की हम बात कर लें 110 आर्टिकल जो सेंट्रल लेवल पे होता है, इसी तरीके से स्टेट में यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर का पूरा कंट्रोल है। अब मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द विधानसभा। दैट मीन्स अगर जिन स्टेट्स में विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो पार्लियामेंट की तरह जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, इसी तरीके से यहां पर विधानसभा में इंट्रोड्यूस होगा। द बिल इज इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। जैसे वहां पर राष्ट्रपति से पूछकर यहां पर प्रायर रिकमेंडेशन के बाद इंट्रोड्यूस होता है, ऐसे यहां पर प्रायर रिकमेंडेशन पहले राज्यपाल जी की चाहिए होगी, गवर्नर की चाहिए होगी, उसके बाद ही इंट्रोड्यूस होगा। द मनी बिल कैनॉट बी इंट्रोड्यूस बाय अ प्राइवेट मेंबर। 2 तरह के हमने करा था, एक होते हैं मिनिस्टर्स और एक होते हैं प्राइवेट मेंबर। अदर देन मिनिस्टर सबको प्राइवेट मेंबर कहा जाता है, तो इसको प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। द स्पीकर ऑफ द विधानसभा सर्टिफाइड अबाउट अ बिल इज अ मनी बिल। भाई वो बिल मनी बिल है कि नहीं, तो सेंट्रल लेवल पे कौन डिसाइड कर रहा था? स्पीकर। इसी तरीके से यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है? स्पीकर डिसाइड कर रहे हैं, विधानसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कि भाई ये बिल मनी बिल है कि ये नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज अ सेकंड पावर। थर्ड इज द कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। आपने पार्लियामेंट में एक लाइन पढ़ी होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नॉट टू द पार्लियामेंट। क्यों नहीं पार्लियामेंट? बिकॉज राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है, परमानेंट चैम्बर है, हाउस ऑफ एल्डर्स है। ठीक है, हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते रहेंगे एंड टर्म ऑफ द मेंबर इज 6 years। बट लोकसभा में 2 तरह की डिसोल्यूशन होती हैं भाई। एक तो 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली भंग हो जाएगी, जैसे 2024 के बाद 2029 में इलेक्शंस होंगे, नेक्स्ट इलेक्शन जब वन नेशन वन इलेक्शन आएगा। इसके अलावा 2019 से पहले ही, अगर 29 से पहले ही सरकार टूटनी हुई तो यहां पे टूटी जा सकती है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। सरकार चुन के आ कहां रही है? लोकसभा में आ रही है। दैट इज व्हाई दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नॉट टू द पार्लियामेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द विधानसभा। जैसे वहां पर लोकसभा है, यहां पर विधानसभा हो गया। एंड रिमेन इन द ऑफिस एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ विधानसभा। जब तक वो विधानसभा में यहां पर कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहे हैं, सरकार उनकी बनी रहेगी। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर, उसके बाद हरियाणा, यहाँ पर सरकार बनकर आई। भाई जब तक उनका कॉन्फिडेंस होगा तो वो विधानसभा में रहेंगे, सरकार में नहीं होगा तो सरकार डिसॉल्व हो सकती है, बीच में ही टूट सकती है। नाउ the council is removed if the Vidhan Sabha adopts a vote of no confidence motion। ठीक है, और when it rejects the government bill। क्लियर? तो अब 2 तरह होता है। डेट फॉर एग्जांपल जैसे 90 अभी यहां पर हरियाणा में थी। ठीक है भाई, अगर 45 से प्लस आ गया तो उसको बोलते हैं फुल मैंडेट, जैसे भी बीजेपी की आई। बट अगर 45 से नीचे यहां पर रहता उनका वोट तो उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्चर्ड मैंडेट, टूटी फूटी सरकार, फ्रैक्चर जैसे पड़ जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, मिलजुल के सरकार बनाना। नाउ इलेक्टोरल फंक्शंस विधानसभा के, द इलेक्टेड मेंबर्स आर मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जब आपने पढ़े होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
तो उनको इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज में अब स्टेट में यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Thus they have a say in the election of President of Republic of India. इनकी यहाँ पर से है राष्ट्रपति को चुनने के लिए, ठीक है। The members are also elect the members of राज्यसभा। आप सबको पता है लोकसभा में तो डायरेक्ट इलेक्शंस है, हर 5 साल के बाद हम वोट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि लोकसभा में यहाँ पर इलेक्ट होकर आते हैं मेंबर्स, जिसको इसलिए इंडिया बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा में भेज रहे हैं। बट जब राज्यसभा की बात आती है तो राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। अब इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब क्या है कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उस स्टेट के पर्टिकुलर जो एमएलएज हैं, विधायक हैं, वो राज्यसभा में भेज रहे हैं। राज्यसभा में सीट्स किस तरीके से होती हैं ना, राज्यसभा में सीट्स उस स्टेट की पर्टिकुलर पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेटली यहां पर आती है, ठीक है। 1/3 मेंबर ऑफ द विधान परिषद, जैसे राज्यसभा में थे 1/3, यहां पर आर ऑल्सो इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द विधान सभा, ठीक है, जहां जहां पर एग्जिस्ट कर रही है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। एन अमेंडमेंट रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट्स। नाउ इसको मैं इससे अच्छे तरीके से आपको और बताता हूं। संविधान 3 तरीके से अमेंड होता है। नंबर 1 सिंपल मेजोरिटी, नंबर 2 आर्टिकल 368 जिसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। अभी तक 106 बार संविधान अमेंड हो चुका है, संशोधन हो चुका है संविधान में। 106 कौन सा था, जब 1/3 सीट्स को रिजर्व किया जाता है वुमेन के लिए इन द लोकसभा, विधानसभा एंड इन द एनसीटी दिल्ली। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अगर बात करूं थर्ड, तो आर्टिकल 368 के साथ आपको रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको 1 नेशन 1 इलेक्शन में बताया था। तो ये तो है 3 तरीके से संविधान में अमेंडमेंट, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। बट जो भी सिंपल मेजोरिटी से होगा उसको ऑर्डिनरी बिल के तौर पे यहाँ पे ऑर्डिनरी के तौर पे लिया जाता है, उसको आर्टिकल 368 के अंतर्गत यहाँ पर अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 जिसमें दे रखा है प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को किस तरीके से अमेंड करना है, उसका प्रोसीजर क्या है और उसकी पावर क्या है, वो आर्टिकल 368 में दिया गया है, जो कि हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। नाउ अब मान लेते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन में ही बात उठी थी कि भाई सेंटर और स्टेट के इलेक्शन इकट्ठे होंगे एंड उसके 100 दिन के बाद पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस भी साथ में होंगे। अब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज की अगर मैं बात कर लूं तो 7th शेड्यूल में वो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत फॉल करता है। अब कोई भी चीज अगर आप स्टेट लिस्ट से इफेक्ट कर रहे हो, स्टेट लिस्ट पर यहां पर कुछ अटैक कर रहे हो, दैट मींस आप फेडरल करेक्टर पे कुछ हिट कर रहे हो, तो आपको आधे स्टेट से रेटिफाई करवाना पड़ेगा सिंपल मेजोरिटी के साथ। दैट मींस 28 में से 14 स्टेट्स रेटिफाई करेंगे, साइन करेंगे, उसके बाद ही वो बिल पास होगा। So the resolution of ratification is passed by state legislature with simple majority. Simple majority का मतलब क्या है, number of member present and voting उसका 50% is called a simple majority. However, a constitutional amendment cannot be initiated in the state. कल को स्टेट लेजिस्लेचर कहे कि भाई हम ही संविधान को चेंज करेंगे, तो आर्टिकल 368 जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है वो खाली पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो संविधान में कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है। आई होप दिस इज क्लियर। Now, in the case of state legislature, there is no uniformity in the organization. भाई यूनिफॉर्मिटी कुछ नहीं है, 28 स्टेट्स हैं, बट इसमें से 6 स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर हम देखते हैं कि वहां पर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, जिसको बाय कैमरल स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। अदरवाइज क्या है, यूनिकैमरल तो है ही है, विधानसभा तो हर जगह होगी ही होगी। एट प्रेजेंट 6 स्टेट्स हैव बाय कैमरल स्ट्रक्चर, 2 हाउसेस। कौन कौन से हैं, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र। इससे पहले जेएनके में था, बट 5 अगस्त 2019 द डेट जिस दिन 370 को डी ऑपरेशनलाइज कर दिया जाता है, उसके बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वहां से बाय कैमरल स्ट्रक्चर को हटा दिया जाता है, बिकॉज उसके बाद वो यूनियन टेरिटरी बन गई। The primary function of the state legislature is the law making. हमने सब कर लिया, सारा काम क्या है।
द स्टेट लेजिस्लेचर इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। भाई यूनियन के ऊपर तो पार्लियामेंट ही बनाएगी, तो स्टेट के पास क्या बच गए, स्टेट और कंकरेंट। बट हमने पढ़ा कि अगर कंकरेंट में दोनों में यहां पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है कि उसी मैटर पे पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया। फॉर एग्जांपल कोई मैटर है एक्स के ऊपर पार्लियामेंट ने भी बना दिया, स्टेट ने भी बना दिया, कॉन्ट्राडिक्शन होगी दोनों में, भाई किसकी माने, तो यहां पर सेंटर प्रिवेल करेगा। अब आर्टिकल 118 कहता है संविधान का कि ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक रूल्स फॉर द रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर। भाई 118 आर्टिकल में यहाँ पर इंपावर किया गया है हर एक हाउस के पार्लियामेंट को। ऐसे ही 208 में स्टेट लेजिस्लेचर को इंपावर किया गया है कि आप रेगुलेशंस रूल वगैरह बनाएंगे फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये आर्टिकल्स दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अब प्राइमरी फंक्शन हमने पढ़ लिया लॉ मेकिंग, उसके बाद हमने पढ़ लिया यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। आई होप आपको यहां तक बहुत इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। अब प्रोसीजर फॉर क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। भाई मान लो तो अब 6 स्टेट्स हैं, बड़े स्टेट्स में आएगा, जैसे मध्य प्रदेश ने डिमांड कर रखी है कि हमारे में बनाइए, तमिलनाडु ने डिमांड कर रखी है कि यस हमारे स्टेट में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाइए। अब सर विधान परिषद बनाने का फायदा क्या है? अगर आप देखें तो अगर सेंटर में यहां पर ये प्रोविजन है कि आप लोकसभा से भी यहां पर आ सकते हैं, राज्यसभा से भी एमपी बनकर आ सकते हैं, एंड उसके बाद आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जैसे कि राज्यसभा से आई.के. गुजराल जी आए हैं, ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई हैं, एच.डी. देवेगौड़ा जी आए हैं, मनमोहन सिंह जी आए हैं। तो हम देखते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से भी आए हैं। दैट मीन्स अगर आप लोकसभा से हार भी गए फॉर एग्जाम्पल, तो आप राज्यसभा से एमपी बनकर आ जाएंगे। एंड ये रूल है कि आप किसी भी हाउस ईदर ऑफ द हाउस में से एमपी बन के आइए, उसके बाद आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जब सबसे पहले योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, तो उस टाइम पर वो एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे गोरखपुर से, बट उनको मुख्यमंत्री बनाना था। अब मुख्यमंत्री बनाना है तो मतलब उनको एमएलए बनाना पड़ेगा। अब मान लेते हैं विधानसभा विधान परिषद, ठीक है। अब विधानसभा से तो वो जीत के आए नहीं रखे, वो तो एमपी हैं, सांसद हैं, तो अब क्या होगा, उनको वो कहां से ले आए, 2 हाउस हैं तो विधान परिषद से वो ले आए। तो इसी तरीके से स्टेट में भी यहां पर रूल है कि वो एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों में से कोई भी एक से आए वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। जितने भी एग्जीक्यूटिव काम है पूरे के पूरे स्टेट के गवर्नर के नाम पर होंगे, जैसे वहां पर राष्ट्रपति जी के नाम पर होते हैं। अब मान लेते किसी स्टेट में न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद क्रिएट करनी है या अबॉलिश, तो यहां पर पार्लियामेंट कैन अबॉलिश और क्रिएट। पार्लियामेंट अबॉलिश भी कर सकती है, क्रिएट भी कर सकती है, बट प्रोवाइडेड फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहां पर मध्य प्रदेश क्रिएट करना चाहता है, तो पहले मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वो एक रेजोल्यूशन पास करेगी कि यस हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की जाए, एंड किस मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी के साथ पहले वो रेजोल्यूशन पास करेगी। एंड वो रेजोल्यूशन उसके बाद यहां पर जाएगा यहां पे पार्लियामेंट के पास, एंड उसके बाद यहां पर सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट होगी। द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट डीम्ड टू बी द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसको संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। Such resolution needs special majority in the assembly and simple majority in the parliament. This is very important as far as the prelims is concerned. ठीक है, तो किसी स्टेट में विधान परिषद नहीं बनानी है तो पहले वो स्टेट स्पेशल मेजोरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास करेगा कि हमें यहां पर एक विधान परिषद क्रिएट करके दीजिए। उसके बाद पार्लियामेंट के पास जाएगा, पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से उसको पास करेगी, एंड उसके बाद ही क्रिएट हो सकती है। Now, the assembly consists of representative directly elected by the people, universal adult franchise. ठीक है, जैसे विधानसभा के इलेक्शन हर 5 साल के बाद होते हैं, ठीक है, एंड हर 5 साल के बाद जैसे भी हरियाणा में हुए डायरेक्ट इलेक्शंस मतलब जो भी 18 साल से ऊपर है वो इसमें वोट करेगा इलेक्टोरल लिस्ट में जिसका नाम है। ये 21 से 18 एज लिमिट कर दी गई थी, आप सबको पता है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के बाद, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इस वोटिंग एज को यहां पर कम कर दिया जाता है 21 से 18। जब हम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। मिनिमम एंड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली इज 60, मिनिमम 60 तो होगी और मैक्सिमम कितनी होंगी, 500 हो सकते हैं, अराउंड 403 समथिंग करके आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा की स्ट्रेंथ है। बट कुछ एक्सेप्शन भी है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल, सिक्किम और गोवा की अगर मैं बात कर लूं तो वहां पे 30 मेंबर्स हैं, ठीक है। मिजोरम की बात कर लूं तो 40 हैं, नागालैंड की बात कर लूं तो 46 वहां पर मेंबर्स हैं,
ठीक है, इस तरीके से आपसे एक्सेप्शन भी पूछी जा सकती है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि पहले एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करा जाता था, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स, गवर्नर साहब एक मेंबर को नॉमिनेट करते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। अगर गवर्नर साहब को, राज्यपाल जी को लगता था कि इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई है तो वो कर सकते थे। इसी तरीके से सेंट्रल लेवल पर अगर बात करूं तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट कर सकते थे राष्ट्रपति जी। बट 104 यहाँ पे 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, उसके बाद से इन प्रोविजंस को हटा दिया जाता है एंड लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियंस की नॉमिनेशन थी उसको खत्म कर दिया जाता है। The Constitution provided for the reservation of seats for the SC and ST in the Assembly on the basis of population। जैसे लोकसभा में SC ST के लिए रिजर्व है सीट्स, ऐसे ही यहाँ पर विधानसभा में है। राज्यसभा में कोई भी कोटा नहीं है। याद रहे आपको कि राज्यसभा में कोई भी कोटा नहीं है, बट SC और ST के लिए विधानसभा और लोकसभा में सीट्स रिजर्व्ड हैं। नाउ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पे ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, जिसके लिए इलेक्शंस होगा, डायरेक्ट इलेक्शन जिसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे लोकसभा के इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं, हम पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हमने 2024 में करा, इसके बाद 29 में करेंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब है जिस पर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमने एमएलएज को चुना, एमएलएज अब राज्यसभा में यहां पर भेज रहे हैं। द डिमार्केशन इज डन इन सच अ मैनर द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन, भाई इस मान लो यहाँ पे 10 लाख को एक एमएलए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मेक श्योर किया जाए कि यहाँ पर भी 10 लाख को एक एमएलए रिप्रेजेंट करे और यहाँ पर भी 10 लाख को एक रिप्रेजेंट करे, ये सेम रहे थ्रू आउट द स्टेट। अब ये डीलिमिट, ये किस तरीके से डीलिमिट होंगी कि मान लो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व कर दी, भाई यहाँ पर जनरल कोई और नहीं खड़ा होगा, ठीक है। एंड यहां पर फॉर एग्जांपल अभी मान लेते हैं कि 106 में अमेंडमेंट हो चुका है, ये वाली वुमेन के लिए रिजर्व कर दी, आगे आने वाले टाइम में, अभी तो वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है क्योंकि सेंसस नहीं आया। क्लियर, ये काम कौन कर रहा है? डीलिमिटेशन कमीशन। अभी तक 4 बार डीलिमिटेशन कमीशन इनेक्ट हो चुका है, 52, 62, 72, 2002। ये चारों डेट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 84th अमेंडमेंट 2001 एक कहता है इट बैन ऑन द रीएडजस्टमेंट हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर अप टू 2026। अब सबको पता है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन गई है, बिकॉज स्ट्रेंथ उसके बाद बढ़ जाएगी, ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकरेजिंग द पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम देखते हैं कि लोकसभा राज्यसभा की सीट्स भी अभी बढ़ी थी। नाउ अगर हम बात कर लें काउंसिल की, विधान परिषद की, तो विधान परिषद की मिनिमम कहा गया है 40। ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी डेटा हैं। एंड मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1/3 ऑफ द असेंबली, ठीक है। असेंबली की मान लो 403 है यूपी की, तो भाई 1/3 ऑफ दिस यहां पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है उसकी विधान परिषद की स्ट्रेंथ की। दिस अरेंजमेंट इंश्योर द प्रीडोमिनेंस ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ये दिखा रहा है कि भाई यस, विधानसभा इज मोर पावरफुल, ऑल्दो वहां पर राज्यसभा थोड़ी कुछ बहुत सारी चीजों में इक्वल पावर लेकर आती है, बट यहां पर विधान परिषद के पास ज्यादा पावर्स नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट, बट द एक्चुअल स्ट्रेंथ कौन फिक्स करता है? विधान परिषद की एक्चुअल स्ट्रेंथ पार्लियामेंट। इस तरह के क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं कि कौन फिक्स कर रहा है? पार्लियामेंट फिक्स कर रही है। नाउ कॉम्पोजिशन आप देख रहे हैं कि मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द असेंबलीज, भाई विधानसभा के मेंबर ही कर रहे हैं 1/3। उसके बाद लोकल बॉडीज जो इलेक्ट कर रही हैं वो 1/3 है। मेंबर्स इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ 3 इयर्स, जो 3 साल से स्टैंडिंग और रिजाइडिंग कर रहे हैं स्टेट में, 1/12। जो टीचर हैं जो 3 साल से यहां पर स्टैंडिंग एंड नॉट लोअर देन द सेकेंडरी स्कूल, 1/12। उसके बाद अगर मैं बात कर लूं कि जो मेंबर्स नॉमिनेट कर रहे हैं गवर्नर साहब, वो कर रहे हैं 1/6। तो 5/6 जो मेंबर है काउंसिल के, जैसे राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं, ऐसे 5/6 जो हैं वो तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आ रहे हैं, प्लस जो 1/6 है वो नॉमिनेट किए जा रहे हैं बाय द गवर्नर। तो आप देख रहे हैं जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति जी के थ्रू, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। इसी तरीके से यहां पर 1/6 को नॉमिनेट किया जाता है बाय द गवर्नर। यहां पर आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस प्लस कोऑपरेटिव मूवमेंट भी यहां पर ऐड हुआ है। डन। तो इन ग्राउंड्स पे आपके पास लेकर आते हैं। नाउ अगर असेंबली की टर्म करें तो 5 साल की होती है, जैसे भी हरियाणा में बना तो 5 साल तक सरकार चलेगी, उसे 5 साल के बाद ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन हो जाएगा। बट अगर 5 साल से पहले ही डिसॉल्व होगा तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, सरकार का कॉन्फिडेंस जाएगा।
गवर्नर कैन डिसॉल्व एट एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब ये नहीं है कि जब राज्यपाल जी का दिल करे तभी कर देंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा तभी। एंड इमरजेंसी के वक्त जो टर्म है वो 1 साल के लिए यहां पर एक्सटेंड करी जा सकती है एक बारे में, बट नॉट बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर एन इमरजेंसी इज रिवोक्ड। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, इमरजेंसी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा। काउंसिल परमानेंट बॉडी है, जैसे राज्यसभा है कि जो कभी भंग ही नहीं होती, दैट मीन डिसॉल्व नहीं होगी। बट 1/3 बंदे हर 2 साल के बाद रिटायर होंगे, जिसकी 6 साल की टर्म पूरी हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि सर सबसे पहली बार जब 51-52 में राज्यसभा बनी थी तो उस टाइम किसको 6 साल की टर्म दी गई थी? तो उस टाइम थ्रू लॉटरी पहले टर्म्स को बताया गया था एंड लॉटरी के थ्रू उसके बाद अगली बार से 6 साल की टर्म आई थी। The term of the member is 6 years. A member can be re-elected, जितने मर्जी बार वो री-इलेक्ट होकर आए या फिर गवर्नर जी के थ्रू री-नॉमिनेट होके आ सकता है। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल क्या है यहां पे देख लेते हैं। विधानसभा के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए, जैसे लोकसभा के लिए 25 साल चाहिए आपको यहां पे एज, ऐसे ही विधानसभा के लिए 25 चाहिए। ठीक है, वोटर्स लिस्ट इलेक्टोरल लिस्ट में आपका नाम हो। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई और यहां पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप होल्ड नहीं कर रहे हो। शुड नॉट बी गवर्नमेंट सर्वेंट। आई होप दिस इज क्लियर। डन। उसके बाद अगर हम काउंसिल की बात कर लें तो सिटीजन ऑफ इंडिया 30 साल यहां पर उम्र आ गई, 25 लोकसभा के लिए, 25 विधानसभा के लिए, 30 यहां पर राज्यसभा के लिए और 30 ही विधान परिषद के लिए, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई ना हो। तो 25 और 30। अगर पंचायत की बात कर लें तो पंचायत में कितनी है? 21। नाउ अब इसके बाद आती है स्पीकर। जैसे पार्लियामेंट में आपने स्पीकर पढ़ा होगा, सेम यहां पर विधानसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? स्पीकर। स्पीकर के नीचे कौन है? डिप्टी स्पीकर। सेम अगर बात कर लूं तो चेयरमैन एंड यहां पे डिप्टी चेयरमैन। बट वहां पर चेयरमैन राज्यसभा में कौन है? वाइस प्रेसिडेंट, जिनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है कि अपने ऑफिस के कारण वो वहां पर उसके चेयरमैन है। अब आर्टिकल 178 कहता है कि भाई एक स्पीकर होगा और एक डिप्टी स्पीकर होगा। द एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली एज सुन एज में चूज 2 members ऑफ द असेंबली। जैसे अभी आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो अभी वहां पर सबसे पहले तो प्रोटेम स्पीकर आ गए हैं। प्रोटेम स्पीकर मतलब फॉर द टाइम बिंग। टाइम बिंग का मतलब जो न्यू इलेक्टेड मेंबर्स अभी आए होंगे जम्मू कश्मीर की असेंबली में, तो उन सबको न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स को जो ओथ दिलाता है दैट इज कॉल्ड अ प्रोटेम स्पीकर। एंड जैसे ही प्रोटेम स्पीकर खत्म होता है, प्रोटेम स्पीकर को कौन अपॉइंट कर रहा है? वहां पे अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने यहां पर प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया है। इसी तरीके से स्टेट में अगर मैं बात कर लूं तो पहले प्रोटेम स्पीकर एंड उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को यहां पर लाया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। So often as the office of speaker or deputy speaker falls vacant, the assembly should choose another member to be speaker as case may be. Done. जैसे ही वेकेंट हुआ तो यहाँ पर न्यू मेंबर आएगा। बट अगर एब्सेंट हुए, अगर आप ये पार्लियामेंट में पढ़ भी चुके होंगे, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यहाँ पर एब्सेंट हैं तो यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स का, चेयरपर्सन का एक मेंबर यहाँ पर ग्रुप बनाया जाता है, उसमें से कोई भी हाउस को प्रिसाइड कर लेगा। आई होप दिस इज क्लियर। प्रिसाइडिंग ओवर द असेंबली क्या क्या पावर है? स्पीकर तो पहले आपको मैंने बताया प्रिसाइड करेगा, डेकोरम मेंटेन करेगा, ठीक है, जितना भी अपहोल्डिंग द रूल्स, असेंबली विधानसभा के जो रूल्स हैं उनका डेकोरम है, डिसिप्लिन है, सब बना के रखा जाएगा। डिसीजन ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर, स्पीकर के पास यहां पर पावर है, authority to decide on the point of orders raised during the proceeding of the assembly. His decision is final and binding. भाई जो भी point of orders issue हुए हैं यहाँ पर raise हुए हैं, not issue, raise हुए हैं, उनके ऊपर डिसाइड करने की पावर किसके पास में है? स्पीकर। एंड वो फाइनल होती है और वो बाइंडिंग होती है। जिस तरीके से स्पीकर की मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मनी बिल है कि नहीं, कौन डिसाइड कर रहा है? स्पीकर। इसी तरीके से कास्टिंग वोट, स्पीकर कभी भी पहले इंस्टांस में वोट नहीं करते हैं। स्पीकर जनरली कब वोट करते हैं? जब टाई हो जाएगा, जब इक्वल हो जाएगा, उसके बाद वो वोट करते हैं, जिसको कहा जाता है कास्टिंग वोट। अब मान लेते हैं कि स्पीकर के खुद का रिमूवल चल रहा है, स्पीकर को ही हटाने वाले हैं वो। अब इस इंस्टांस पे अगर उनको कास्टिंग वोट दी तो वो अपने आप को बचा सकते हैं, इसलिए इस टाइम पर जब उनका खुद का रिमूवल प्रोसेस चल रहा होगा वो पहली बारी में ही वोट करेंगे फर्स्ट इंस्टांस में। Deciding the agenda, the speaker plays crucial role in deciding the agenda. He or she determines the order in which the business is conducted. भाई किस तरीके से हाउस का यहाँ पर बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा, स्पीकर डिसाइड कर रहे हैं। That is the presiding officer. ठीक है, इसके अलावा एडजर्नमेंट सिनेडाई, ये सब आप पार्लियामेंट में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कौन कर रहा है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर।
बट प्रोरोग कौन करेगा? वहां पर राष्ट्रपति करते हैं, यहां पर गवर्नर करेंगे। आर्टिकल 179 क्या कह रहा है कि वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ removal from the office of speaker, deputy speaker. A member holding the office as speaker or deputy speaker shall vacate his office as he ceases to be the member of assembly. मान लेते हैं, ठीक है, अभी यहां पर जो भी स्पीकर है डेट मीन्स वो किसी पार्टी का है, ठीक है। अगर जैसे ही वो यहां पर मेंबर नहीं रहे उस असेंबली के, ही और शी shall vacate his office. एंड दो चीजें आपको याद रखनी है, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं एंड वाइस प्रेसिडेंट यहां पर प्रेसिडेंट को देते हैं। इसी तरीके से स्पीकर डिप्टी स्पीकर को एंड डिप्टी स्पीकर स्पीकर को। नाउ इट मे एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज लेटर इन सच मेंबर्स टू द डिप्टी स्पीकर, जो मैंने आपको बताया कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन लेटर दे देंगे। नाउ अब जब मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इंस्टांस में वोट वो नहीं करेंगे जब उनका खुद का रिमूवल प्रोसेस चल रहा होगा, अदरवाइज स्पीकर के पास क्या है? कास्टिंग वोट। जैसे अपने पार्लियामेंट में पढ़ा होगा कि स्पीकर के पास कास्टिंग वोट है, टाई वोट जिसे कहा जाता है, बट जब खुद का रिमूवल प्रोसेस चल रहा होगा तो उनको यहां पर फर्स्ट इंस्टांस में वोट करनी होगी। नाउ अ मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज अ स्पीकर डिप्टी स्पीकर शैल वेकेट ऑफिस इफ ही सीज टू बी द मेंबर ऑफ द असेंबली। ये सेम चीज है, दोबारा से लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि स्पीकर रेजिग्नेशन लेटर अपना डिप्टी स्पीकर को देंगे एंड डिप्टी स्पीकर स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर यहां पर देंगे। एंड थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा कि जब उनका रेजोल्यूशन चल रहा होगा रिमूवल प्रोसेस का तो उस टाइम पर वो कास्टिंग वोट को यूज नहीं कर सकते। नाउ द पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और द अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द स्पीक एज अ स्पीकर while the office of speaker is vacant, अगर vacant हो जाती है स्पीकर का ऑफिस, then the duties of the speaker shall be performed by the deputy speaker. अब दो चीजें आपको याद रखनी है, one is absent and one is called vacant. अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के दोनों ऑफिस यहां पर वेकेंट हो गए हैं तो यहां पर न्यू मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा। बट अगर ये एब्सेंट हैं दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, उनमें से किसी को यहां पर प्रिसाइड करने के लिए बोला जाएगा। Now, the speaker or the deputy speaker not to preside by the resolution is removal. Same point मैंने आपको बताया कि रेजोल्यूशन जब चल रहा है यहां पर उनके खुद का रिमूवल का, तो जैसे हमने पढ़ा कि जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का रिमूवल रेजोल्यूशन चल रहा होगा तो वो कास्टिंग वोट यूज नहीं करेंगे, वो फर्स्ट इंस्टांस में वोट करेंगे। एंड आपको ये एब्सेंट और वेकेंट वर्ड पक्का याद रहे। एब्सेंट का मतलब है कि यहां पर एक ग्रुप ऑफ पर्सन होगा, उनमें से कोई चेयरपर्सन यहां पे प्रिसाइड करेगा हाउस को, बट अगर वेकेंट है तो न्यू मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 182 कहता है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होगा, जैसे हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट हम सेंट्रल लेवल पे हमने देखा, ठीक है। इसी तरह से यहां पर आपके पास चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होगा, बट यहां पर कोई भी वाइस गवर्नर की पोस्ट नहीं है। नाउ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट हैविंग सच अ काउंसिल shall soon as may be choose two members, मैंने पढ़ा चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन। So whenever the office of chairman becomes vacant, the council shall choose another member. सेम जैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का था, एब्सेंट और वेकेंट का, सिमिलर हम देखेंगे कि जो 6 स्टेट्स हैं जहां पर विधान परिषद हमें देखने को मिल रही है। तो ये था आज हमारा पूरा का पूरा स्टेट लेजिस्लेचर पर। अब हम इससे नेक्स्ट स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसमें हम गवर्नर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जितना भी स्टेट एग्जीक्यूटिव का आता है, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब, एंड इसके अलावा हम जो एडवोकेट जनरल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में अलग से डिस्कस करेंगे, एंड हम कर चुके हैं इधर वो डिस्कस। तो इसके बाद हम अपना स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम हाई कोर्ट को स्टार्ट करेंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।